नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जड़धारी क्लासेस में। दोस्तों, उत्तराखंड डीएलएड के लिए टीचिंग एप्टीट्यूड का आज हम यहाँ पे ला रखे हैं 17वीं क्लास। 16 क्लास तक हमने यहाँ पे कंप्लीट कर दिए हैं। तो अगर आपने पिछली वो वीडियो नहीं देखी है तो आप उन सभी वीडियोस को देख सकते हैं। और दोस्तों, अगर आपको उत्तराखंड डीएलएड के लिए टीचिंग एप्टीट्यूड की ई बुक चाहिए तो उसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या आप सीधे गूगल पे सर्च कर सकते हैं jadhariclasses.in। तो वहाँ भी आपको टीचिंग एप्टीट्यूड की ई बुक देखने को मिल जाएगी, आप उसे वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, आपकी दृष्टि से वह शिक्षा सफल है जो ऑप्शन ए है देश की अभिवृद्धि में सहयोग दे, बी है यहाँ पे आपको आत्म सुख दे, सी है आपको समाज में सम्मान दे, या आपको व्यवसाय दे। देखो, आपकी जो शिक्षा है वो सफल तभी है जब आप उससे देश के लिए कुछ क्या कर सकते हैं, अपना सहयोग दे सकते हैं। अब अगर आप किसी स्टूडेंट को अच्छा पढ़ाओगे लिखाओगे तो वो देश के लिए ही कुछ करेगा ना। तो इसलिए ऑप्शन ए यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा कि देश की अभिवृद्धि में सहयोग दे सके, तभी आपका जो शिक्षा है वो सफल माना जाएगा। अगर देश के लिए अगर आप सहयोग देते हैं तो आपको आत्म सुख भी मिलेगा और समाज आपको सम्मान भी देगा और आपको व्यवसाय तो मिला ही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, औपचारिक शिक्षा छात्रों को कहाँ प्रदान की जाती है? तो विद्यालय हो गया, महाविद्यालय या विश्वविद्यालयों में, इन सभी में आपको औपचारिक शिक्षा प्रदान की जाती है। तो ऑप्शन डी होगा 2 का राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 है, विद्यालय आधारित मूल्यांकन होता है, बहुआयामी होता है, एकल आयामी, संकीर्ण, या इनमें से कोई नहीं? तो 3 का राइट आंसर है ऑप्शन ए, बहुआयामी होता है विद्यालय आधारित जो मूल्यांकन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्यालय आधारित आकलन मुख्य रूप से किस सिद्धांत पर आधारित है? तो ये आधारित होता है कि बाह्य परीक्षाओं की अपेक्षा शिक्षक अपने शिक्षार्थियों की क्षमताओं को बेहतर जानते हैं। तो ऑप्शन बी होगा 4 का राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 है, किसी कारण से यदि आपका पाठ्यक्रम पूरा नहीं हो पाया है और इसी बीच आपको एक विवाह समारोह में सम्मिलित होना है तो आप क्या करना चाहेंगे ऐसी कंडीशन में? ऑप्शन ए है पाठ्यक्रम पूरा करने के लिए अपने किसी साथी शिक्षक की सहायता लेनी चाहिए। देखो, ये तो सही है, लेकिन एक जो फ्लो बना रहता है, अगर आप अपने स्टूडेंट को लगातार एक क्लास को देते हैं, एक विषय को पढ़ाते हैं, तो क्या है, अगर सडनली वहाँ पे दूसरा टीचर आपके विषय को पढ़ाता है तो कहीं ना कहीं जो बच्चे हैं वो उसकी क्लास में उतना इंटरेस्ट नहीं लेंगे, क्योंकि उसको आदत पड़ी है आपकी। तो ऐसा तो करना उचित नहीं होगा। बी है विवाह में सम्मिलित नहीं होना चाहिए। हो सकता है कि वो आपके किसी निजी संबंधी का वहाँ पे क्या है विवाह होगा, जो आपके रिलेटिव्स हों, या घर में ही शादी हो तो वहाँ जाना भी आवश्यक होता है। सी है पाठ्यक्रम पूरा करने के लिए अतिरिक्त कक्षाएं लेनी चाहिए। तो ऑप्शन सी यहाँ पे राइट आंसर होगा कि अगर आपको विवाह में भी जाना ही है तो आप क्या करेंगे, अपने कैरिकुलम को पूरा करने के लिए एक्स्ट्रा क्लास भी दे सकते हैं अपने बच्चों को। तो ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 है, निम्नलिखित में से कौन सा आयु समूह परवर्ती बाल्यावस्था या इसे कहते हैं उत्तर बाल्यावस्था या लेटर चाइल्डहुड श्रेणी के अंतर्गत आता है? तो यहाँ पे ऑप्शन डी होगा राइट आंसर। 6 से 11 वर्ष तक का जो स्टेज होता है वो कहलाता है आपका लेटर चाइल्डहुड, और प्री चाइल्डहुड होता है 2 से लेके यहाँ पे 6 वर्ष तक। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 है, शिक्षा मनोविज्ञान में ... अवस्थाओं में होने वाले मानव विकास का अध्ययन किया जाता है। तो किसका अध्ययन हम शिक्षा मनोविज्ञान में करते हैं? तो शैशवावस्था का भी, बाल्यावस्था का भी और किशोरावस्था का भी। ठीक है, इन्फेंसी स्टेज हो गया आपका, चाइल्डहुड और एडोलसेंस, यानी कि बर्थ से लेके आपका किशोरावस्था होती है 12 से 18 वर्ष तक। ठीक है, तो बर्थ से लेके 0 से 18 वर्ष तक की जो स्टेज होती है उसमें हम शिक्षा मनोविज्ञान का अध्ययन करते हैं। तो ऑप्शन यहाँ पे जो 1, 2, 3 किसमें है? तो ऑप्शन बी होगा 7 का राइट आंसर। नेक्स्ट है, पाठ्यचर्या में विभिन्न गतिविधियों और अनुभवों का समावेश आवश्यक रूप से होना चाहिए। तो कैसा होना चाहिए? आनंद प्राप्ति एवं उबाऊपन से स्वतंत्र हेतु नहीं। बी है प्रत्येक बच्चे द्वारा किसी गतिविधि में निपुणता प्राप्त करने हेतु या बच्चों की सभी क्षमताएं समान रूप से विकसित करने हेतु। और डी है यहाँ पे सहगामी गतिविधियां कठिन विषयों के लिए अधिगम में सहायक
होती है। तो 8 का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी होगा, प्रत्येक बच्चे द्वारा किसी गतिविधि में निपुणता प्राप्त कर रहे हैं। तो ठीक है, क्योंकि हमको क्या है, प्रत्येक बच्चे को टीचिंग देना है ना, तो उसकी क्या एक्टिविटीज है वो भी हमको मालूम होने चाहिए, उसके बारे में सब पता होना चाहिए हमको। क्वेश्चन नंबर 9 है, विद्यालय आधारित मूल्यांकन की कार्य नीतियों के अंतर्गत व्यक्तिगत अधिगम के आकलन में किसे शामिल नहीं किया जाता है? तो नहीं यहाँ पे पूछा है, तो 9 का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, सर्वेक्षण को इसमें शामिल नहीं किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 10 है, नए नए संचार माध्यमों के विकास ने कक्षा में शिक्षक के दायित्वों को क्या बना दिया है? तो शिक्षक का जो दायित्व होता है शिक्षक का, ठीक है, उसे निभाना आसान बना दिया है। अब आप देख लीजिए कि जो LKG UKG के बच्चे होते हैं उनकी बुक्स देखना, कितनी विजुअली तरीके से उसको डेकोरेट किया गया है बच्चों की शिक्षा को आसान बनाने के लिए। दुनिया भर के टीचिंग एड्स हैं, ठीक है, हम बच्चों को क्या है विभिन्न तरीकों से पढ़ाते हैं। इसका मतलब क्या है कि शिक्षा के दायित्व अब क्या हो गए, आसान हो गए हैं बच्चों को पढ़ाने में। तो ऑप्शन ए होगा 10 का राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 11 है, सामान्य शिक्षा में बालक का किस प्रकार का विकास करने का प्रयास किया जाता है? तो सामान्य शिक्षा में बालक के सामान्य स्तर का विकास करने का ही प्रयास किया जाता है। तो 11 का राइट आंसर है ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 12 है, प्रगतिशील शिक्षा या प्रोग्रेसिव एजुकेशन के विकास में योगदान देने वाले मनोवैज्ञानिक कारकों में विशेष रूप से किसे शामिल किया जाता है? तो यहाँ पे ज्ञान हो गया, मौलिक प्रवृत्तियां हो गया और चिंतन की प्रक्रिया, इन सभी को यहाँ पे प्रगतिशील शिक्षा के विकास में योगदान देने वाले मनोवैज्ञानिक कारकों में शामिल किया गया है। तो 12 का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो यहाँ पे पढ़ते हैं। तो ऑप्शन ए है, अध्येता में अधिगम की इच्छा व्यक्तिगत एवं सामाजिक आवश्यकताओं से जागृत होती है। बिल्कुल ऑप्शन ए यहाँ पे राइट है। बी है, अधिगमकर्ता प्रशिक्षण या निर्देशनात्मक योजना निर्माण में सहायक तत्व के समान कार्य करते हैं और अधिगम का मूल उद्देश्य क्या होता है? छात्रों के व्यवहार में परिवर्तन लाना ही होता है। तो उपरोक्त सभी यहाँ पे होगा 13 का राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी किशोर अध्येता की विशेषता है? तो किशोर अध्येता की यहाँ पे विशेषता क्या है? वो स्वयं परीक्षण करता है, स्वयं ही निरीक्षण करता है और तर्क वितर्क करने की वो प्रवृत्ति का उसमें विकास होता है। तो ऑप्शन डी होगा यहाँ पे भी 14 का राइट आंसर, उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 15 है, पाठ्यक्रम गतिविधियों के संचालन में किसकी भूमिका महत्वपूर्ण होती है? तो किसकी भूमिका होती है? क्योंकि पाठ्यक्रम निर्मित किया गया है और उसको पढ़ाएगा कौन? एक शिक्षक ही पढ़ाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे शिक्षक की सबसे मुख्य भूमिका होती है। तो 15 का राइट आंसर है ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 16 है, अच्छी बातों की ओर बच्चों के संवेगों को मोड़ना किसके द्वारा संभव है? तो कक्ष के द्वारा भी, शिक्षण और विद्यालय का वातावरण कैसा है, इन सभी के द्वारा क्या होता है? बच्चों के संवेगों को मोड़ना संभव होता है। तो 16 का राइट आंसर है ऑप्शन डी, ये सभी। क्वेश्चन नंबर 17 है, किस अध्ययन के अंतर्गत छात्र पहले अध्याय के आधार पर दूसरे अध्याय को पढ़ने की तैयारी करता है? तो उस अध्ययन को क्या कहते हैं? तो उस अध्ययन को कहते हैं लंबवत अध्ययन। और दोस्तों, अगर आपको इन सभी क्वेश्चन की PDF चाहिए या उत्तराखंड DLED के लिए प्रीवियस ईयर पेपर हो गया, प्रैक्टिस सेट हो गया या ई-बुक चाहिए, तो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया गया है, आप उसे ज्वाइन कर सकते हैं। उसमें आपको सभी प्रकार का मटेरियल मिल जाएगा उत्तराखंड DLED के लिए, ठीक है। प्रैक्टिस सेट जिसमें आपको क्या है 1000 प्लस क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे, उसमें आप अपनी प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, समाजीकरण वह प्रक्रिया है जिससे बच्चे व वयस्क सीखते हैं। तो कहाँ से बच्चे सीखते हैं? जब उनका समाजीकरण होता है तो अपने परिवार से, क्योंकि बच्चे का जो समाजीकरण होता है सर्वप्रथम उसके परिवार से ही होता है। फिर उसके बाद विद्यालय हो गया, उस श्रेष्ठ जनों से, जितने भी उससे बड़े हैं उनसे भी उसका क्या होता है? समाजीकरण होता है। तो ऑप्शन डी यहाँ पे राइट आंसर होगा 18 का। क्वेश्चन नंबर 19 है,
प्रेरणा किसकी व्याख्या करती है? व्यवहार क्या है इसकी व्याख्या, या व्यवहार के प्रभाव, या व्यवहार क्यों घटित होता है, और उपरोक्त में से कोई नहीं। तो प्रेरणा किसकी व्याख्या करती है? व्यवहार क्यों घटित होता है इसकी। तो ऑप्शन सी होगा 19 का राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 20 है, अधिगम में अभिप्रेरणा या मोटिवेशन का क्या महत्व है? तो अधिगम में मोटिवेशन का ये महत्व है कि ये छात्रों में उत्सुकता उत्पन्न करती है। तभी हम जब अपने बच्चों को पढ़ाते हैं तो बीच बीच में हम उनको क्या है, मोटिवेशन भी देते रहते हैं, ठीक है, जिससे उनके अंदर क्या है, उत्सुकता उत्पन्न हो। बी है यहाँ पर, छात्रों को कार्य के लिए आंतरिक ऊर्जा प्रदान करती है मोटिवेशन, ये भी सही है, और यह छात्रों में नैतिक मूल्यों को बढ़ाता है। तीनों यहाँ पे राइट आंसर है, इसलिए ऑप्शन डी होगा 20 का राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 21 है, विद्यालय की कक्षा होनी चाहिए। तो विद्यालय की कक्षा हमेशा कैसे होनी चाहिए? रोशनीदार और हवादार होनी चाहिए, जिसके अंदर क्या है, टीचर भी आराम से अपने बच्चों को पढ़ा सके और बच्चे भी वहां पे आराम से पढ़ सके। क्वेश्चन नंबर 22 है, विद्यालय पर्यवेक्षण का प्रमुख कार्य क्या होता है? तो विद्यालय पर्यवेक्षण का प्रमुख कार्य होता है, तो 22 का राइट आंसर है ऑप्शन ए, छात्रों के कल्याण की प्रोन्नति, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 23 है, मूल्यांकन के गुणात्मक तकनीक के रूप में किसका उपयोग नहीं किया जाता है? तो नहीं यहाँ पे पूछा है, तो ऑप्शन यहाँ पे जो बी है वो होगा राइट आंसर, प्रश्नावली का उपयोग नहीं किया जाता है गुणात्मक तकनीकी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस विधि के अंतर्गत निष्कर्षों को आंकड़ों के द्वारा निर्धारित किया जाता है? तो किसके द्वारा किया जाता है? ये गुणात्मक शोध विधि द्वारा या मात्रात्मक शोध विधि द्वारा। तो 24 का जो राइट आंसर है वो होगा ऑप्शन बी, मात्रात्मक शोध विधि के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 25 है, संप्रेषण की प्रकृति के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो यहाँ पे गलत पूछा है, तो देखो संप्रेषण की बात हो रही है, तो गतिशीलता संप्रेषण का अनिवार्य गुण है, ये भी सही है। बी है, श्रवण कौशल पठन कौशल का ही एक क्या है, पार्ट है, और वार्ता कौशल पठन कौशल के अंतर्गत आता है, तो यहाँ पे नहीं पूछा है, तो ऑप्शन सी होगा 25 का राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कथन शैक्षिक संप्रेषण से संबंधित है? तो संबंधित है यहाँ पे, तो ऑप्शन डी होगा राइट आंसर के शैक्षिक संप्रेषण अधिकांशतः द्विध्रुवीय होता है। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में संप्रेषण एक प्रमुख साधन के रूप में कार्य करता है और शाब्दिक तथा अशाब्दिक माध्यमों से संप्रेषण का प्रयोग किया जाता है। तो उपरोक्त सभी होगा 26 का करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 27 है, आजकल शिक्षा के विभिन्न आधारों पर विशेष बल दिया जाता है। आधुनिक शिक्षा प्रणाली के एक समर्थक के रूप में आपके अनुसार बालक की शिक्षा निम्नलिखित में से किस पर आधारित होनी चाहिए? तो बालक की शिक्षा किस पे आधारित होना चाहिए? बालक के आर्थिक स्तर पर, या बालक की सामाजिक स्थिति पर, या बालक की इच्छा एवं रुचियों पर, या बालक की मूल प्रवृत्तियों, प्रेरणाओं और संवेगों पर। तो जो ऑप्शन डी है इनमें ये सभी ऑप्शन आ गए हैं, तो इसलिए 27 का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 28 है, निम्नलिखित में से कौन प्रगतिशील शिक्षा का प्रकार नहीं है? देखो सबसे पहले थोड़ा इसके बारे में एक दो पॉइंट हैं जो पूछे जा सकते हैं, उनको देखते हैं। तो प्रगतिशील शिक्षा को विकसित करने में किसका योगदान सर्वाधिक रहा? तो वो रहा जॉन डेवी का, ठीक है। और जो प्रगतिशील शिक्षा या प्रोग्रेसिव एजुकेशन है, इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? बालकों का सर्वांगीण विकास करना। तो इसके टाइप नहीं है, तो यहाँ पे जो 28 है इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, क्योंकि मोंटेसरी शिक्षा हो गया, मानवतावादी शिक्षा और संरचनावादी शिक्षा, ये तीनों प्रगतिशील शिक्षा के टाइप्स हैं, तो यहाँ पे ऑप्शन सी होगा राइट आंसर। नेक्स्ट है, शिक्षण व्यवसाय किन नियमों का पालन करते हुए अपनी जिम्मेदारी व जवाबदेही को सुनिश्चित करता है? तो यहाँ पे जो ऑप्शन डी है ये होगा 29 का राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 30 है, चिंतन स्तर पर शिक्षण के लिए निम्नलिखित सुझाव दिया जा सकता है? तो 1, 2, 3 दे रखा है, और फिर ऑप्शन यहाँ पे कौन सा राइट होगा? तो प्रत्येक संबंधित सोपान का अनुसरण किया जाए। बी है, विद्यार्थियों का आकांक्षा स्तर ऊंचा हो और छात्रों में सहानुभूति, प्रेम तथा संवेदनशीलता होनी चाहिए। तो ये तीनों ऑप्शन यहाँ पे क्या है? राइट है, इसलिए 30 का राइट आंसर क्या होगा? ये सभी।
क्वेश्चन नंबर 31 है, श्यामपट्ट या ब्लैक बोर्ड का उपयोग किन कार्यों में किया जाता है? तो पाठ्य विवरण में भी श्यामपट्ट का हम प्रयोग करते हैं, सारांश एवं गृह कार्य में, क्योंकि हमने छोटे बच्चों को पढ़ाना है तो अगर हम केवल मुंह से ही बोल के क्या है उनको होमवर्क दें तो कहीं ना कहीं कोई बड़े शब्द हो तो वो उनको ना कैच कर पाएंगे और ना ही अपनी कॉपी पे लिख पाएंगे, इसलिए हमको क्या करना चाहिए, ब्लैक बोर्ड में लिख देना चाहिए। और मूल्यांकन कार्य के लिए भी हम किसका यूज करते हैं, ब्लैक बोर्ड का। तो ये सभी होंगे 31 के राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उच्च शिक्षा के ICT के संबंध में एक कौन से कथन यहाँ पे सही है? तो यहाँ पे ए दे रखा है 1, इससे दूरवर्ती स्थानों में पढ़ाई की गुणवत्ता बढ़ाई जा सकती है। 2 है यहाँ पे, इस उपग्रह और अन्य माध्यमों द्वारा पाठ्यक्रम वितरण के साथ दूरस्थ शिक्षा में सहायक होता है। तो 32 का जो राइट आंसर है वो होगा ऑप्शन सी, ए और बी दोनों यहाँ पे क्या है, राइट है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, बच्चों में अनुकरण एवं दोहराने की प्रवृत्ति किस काल में पाई जाती है? तो ऑप्शन यहाँ पे ए है शैशव काल या इन्फेंसी स्टेज, बी है पूर्व बाल्यकाल या प्री चाइल्डहुड, सी है यहाँ पे उत्तर बाल्यकाल या लेटर चाइल्डहुड, और यहाँ पे डी है किशोरावस्था या एडोलसेंस। तो यहाँ पे जो 33 है उसका राइट आंसर होगा प्री जो चाइल्डहुड होता है जिसमें बच्चा 2 से लेके 6 वर्ष का होता है, इसमें बच्चे में क्या है, अनुकरण और दोहराने की प्रवृत्ति सबसे अधिक पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 34 है, जनसंचार माध्यम समाजीकरण का एक महत्वपूर्ण माध्यम बनता जा रहा है, निम्न में से कौन सा सबसे उपयुक्त कथन है? तो यहाँ पे आप इन कथनों को पढ़ सकते हैं। तो 34 का जो करेक्ट आंसर है वो है यहाँ पे ऑप्शन बी कि जनसंचार माध्यमों की पहुंच बढ़ रही है और जनसंचार माध्यम अभिवृत्तियों, मूल्यों और विश्वासों को प्रभावित करता है। क्वेश्चन नंबर 35 है, अधिगम की प्रक्रिया में निम्न में से कौन सा व्यक्तिगत कारक योगदान देता है? तो बालकों को सीखने की रुचि में, शारीरिक और मानसिक दशाओं में और वृद्धि में। तो यहाँ पे 35 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, ये सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कक्ष में विद्यार्थियों का अधिगम परिलक्षण है, तो कौन सा यहाँ पे अधिगम परिलक्षण है विद्यार्थियों का? तो ऑप्शन ए है उनकी संज्ञानात्मक क्षमताओं का, बी है माता पिता के सहयोग का या मानसिक स्वास्थ्य और समायोजन का, और डी है यहाँ पे अभिरुचि और अभिप्रेरणा का। तो 36 का राइट आंसर है यहाँ पे कक्ष में विद्यार्थियों का अधिगम परिलक्षण क्या है, अभिरुचि और अभिप्रेरणा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाह्य अभिप्रेरणा में समावेशित किया जाएगा। यहाँ पे आप ऑप्शन देख सकते हैं। तो 37 का जो राइट आंसर है वो होगा यहाँ पे ये सभी क्या है, राइट ऑप्शन हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 38 है, उपलब्धि अभिप्रेरणा है, तो क्या है यहाँ पे उपलब्धि अभिप्रेरणा? ए है चुनौतीपूर्ण कार्य करने में डटे रहने की प्रवृत्ति, बी है असफलता से बचने की प्रवृत्ति, सी है यहाँ पे सफलता व असफलता को समान रूप से स्वीकार करने की तत्परता और बिना विचारे जल्दीबाजी में कार्य करने की प्रवृत्ति। तो यहाँ पे जो 38 है इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए होगा कि चुनौतीपूर्ण कार्य करने में डटे रहने की प्रवृत्ति। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मूल्यांकन के उपकरणों का चयन किसके आधार पर किया जाता है? तो मूल्यांकन के उपकरणों का चयन हमेशा किसके आधार पर किया जाता है, उद्देश्यों के आधार पर। तो 39 का राइट आंसर है ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 40 है, एक कक्षा में शिक्षण करते हुए अध्यापक पाता है कि छात्र कक्षा में रुचि नहीं ले रहा है तथा उसकी सीखने की प्रक्रिया रुकी हुई है, तो अध्यापक उस समस्या का निदान कैसे करेगा? तो देखो, अगर कोई रुचि नहीं ले रहा है और उसकी जो सीखने की प्रक्रिया है वो रुकी पड़ी है, तो इसमें एक अध्यापक के तौर पे आप क्या करोगे, आप मनोचिकित्सक की सहायता लेंगे कि आखिर में इस बच्चे के साथ ऐसी प्रॉब्लम क्यों हो रही है। तो 40 का राइट आंसर होगा ऑप्शन ई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मूल्यांकन के मात्रात्मक तकनीकों के रूप में किसे शामिल किया जाता है? तो यहाँ पे लिखित परीक्षा को भी, मौखिक परीक्षा को भी और व्यवहारिक परीक्षा को भी। तो 41 का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, ये सभी। नेक्स्ट है, मौखिक संप्रेषण का लाभ है, तो मौखिक संप्रेषण का लाभ क्या है? शीघ्र संचार होता है, अवलंब, प्रतिपुष्टि और गोपनीय, ये तीनों यहाँ पे मौखिक संप्रेषण के क्या है, लाभ है।
क्वेश्चन नंबर 43 है, प्राथमिक शिक्षा प्रणाली के अंतर्गत प्राथमिक शिक्षा का उद्देश्य क्या होता है। तो प्राथमिक शिक्षा का जो उद्देश्य है वो यहाँ पे होता है कि छात्रों में समाज के नियमों का ज्ञान होना चाहिए, अच्छी आदतों का विकास होना चाहिए, क्योंकि अगर हम क्या है जो 1 से लेकर 5 तक के बच्चे हैं या जो LKG UKG में पढ़ते हैं, अगर उनमें उसी टाइम क्या है बुरी आदतों की हैबिट हो जाती है, तो जब वो बड़ा हो जाता है बच्चा, तब उसको सुधारना क्या है इम्पॉसिबल हो जाता है। इसलिए बच्चों को क्या है प्राथमिक शिक्षा में ही उनको अच्छी आदतों का उनके अंदर डेवलपमेंट भी करना चाहिए और भाषा का विकास भी करना चाहिए, क्योंकि जो भाषा हम बचपन में सीखते हैं उसको हम कभी नहीं भूल सकते हैं। तो इसलिए उपरोक्त सभी होगा 43 का राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 44 है, माध्यमिक शिक्षा आयोग के संबंध में कौन सही है। तो 1 है यहाँ पे माध्यमिक शिक्षा आयोग को मुदालियर आयोग भी कहा जाता है, ये भी बिल्कुल सही है। और माध्यमिक आयोग का उद्देश्य देश में प्रचलित माध्यमिक शिक्षा की जांच करना तथा माध्यमिक विद्यालयों के सह संबंध के संदर्भ में सुझाव देना है। तो यहाँ पे 44 का करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी 1 और 2 यहाँ पे दोनों क्या है राइट ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 45 है, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की स्थापना किस उद्देश्य से की गई थी। तो ये किस उद्देश्य से की गई थी कि उच्च स्तरीय शिक्षा की सहायता हेतु और शिक्षा संबंधी विभिन्न समस्याओं के समाधान हेतु विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की स्थापना की गई थी। तो 45 का राइट आंसर है ऑप्शन सी, ए और बी दोनों यहाँ पे क्या है सही ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोठारी आयोग प्रतिवेदन का शीर्षक था। तो किसका शीर्षक था यहाँ पे 46 के आप ऑप्शन दे सकते हैं। तो शिक्षा एवं राष्ट्रीय विकास कोठारी आयोग प्रतिवेदन का क्या था शीर्षक था। तो ऑप्शन ए होगा 46 का राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षण कार्य में यहाँ पे शिक्षण कार्य में शिक्षण के सिद्धांतों तथा शिक्षण की विधियों को उपयुक्त दिशा में निरूपित करने के लिए किसकी आवश्यकता होती है। एक क्रिया मात्र की, एक तपस्या की, एक कौशल की या एक कला की। तो 47 का राइट आंसर है ऑप्शन ए, एक स्किल या एक कौशल की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट है, किस विद्वान के अनुसार शिक्षा मनुष्य के अंदर सन्निहित पूर्णता का प्रदर्शन है। तो ये किसने कहा था, तो ये कहा था दोस्तों विवेकानंद जी ने। तो 48 का राइट आंसर है ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस प्रकार की शिक्षा व्यवस्था में शिक्षा नियमित एवं आवश्यक रूप से तथा पाठ्यक्रम के अनुसार दी जाती है। तो किस प्रकार की ये शिक्षा कहलाती है, तो औपचारिक शिक्षा। और आज की वीडियो का ये लास्ट क्वेश्चन है, किसी विशेष उद्देश्य हेतु संचालित की जाने वाली शिक्षा क्या कहलाती है। तो विशिष्ट शिक्षा, औपचारिक शिक्षा या लोकतांत्रिक शिक्षा। तो इसके आप ऑप्शन पढ़ सकते हैं, इसका राइट आंसर क्या है वो आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। तो ये थी दोस्तों आज की वीडियो। उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। और अगर आप YouTube चैनल में नए आए हों तो जरूर YouTube चैनल को भी सब्सक्राइब करें। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।